नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स के प्रमुख 100 क्वेश्चंस। यदि आप ये 100 प्रश्न देख लेते हैं साथियों तो डेफिनेटली ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपका फिजिक्स से नहीं छूटेंगे। और यदि वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका 10 से लेकर के 12 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको सीधे एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। तो इसका राइट आंसर जो है वो भार हो जाएगा। जड़त्व जो है वो किस पे डिपेंड करता है, भार के ऊपर, वजन के ऊपर। जड़त्व होता क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए कोई भी वस्तु यदि गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, यदि कोई भी वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर में रहना चाहता है। मीन्स स्थिर से गति में आने का विरोध करता है और गति से स्थिर अवस्था में आने का विरोध करता है। यही जो है वो जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व डिपेंडेंट किस पे होता है, वजन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में माप सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, ताप को केल्विन में और ऊर्जा को जूल में मापा जा सकता है। यदि ऊर्जा का सीजीएस यूनिट की बात करें तो ऊर्जा का सीजीएस यूनिट जो है वो अर्घ होता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो आपको फॉर्मूला फ्रेंड्स पता है, P बराबर क्या होता है, m इंटू भी। यहाँ से बोला है संवेग और वेग के अनुपात को। देखिए P को संवेग से इंडिकेट करते हैं, m को द्रव्यमान से और v को वेग से। तो यहाँ पे v को यदि नीचे आ जाता है, ये यहाँ गुना में है, नीचे आकर के भाग में हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या बचेगा, m बचेगा, यानी द्रव्यमान बचेगा। प्रश्न में पूछा था कि संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, तो ये संवेग और वेग का अनुपात हो गया। इसको क्या कहा जाता है, तो द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। यह कौन से सिद्धांत के कारण होता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो न्यूटन का गति का पहला नियम हो जाएगा। देखिए इस नियम के अनुसार से क्या होता है कि कोई भी वस्तु यदि गति में है तो वो गति में रहना चाहती है, कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। 2 उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ फ्रेंड्स। जैसे आप मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए हैं और कोई आपका दोस्त जो है वो मोटरसाइकिल चला रहा है। आपका दोस्त अचानक मोटरसाइकिल चलाता है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि आप स्थिर है और अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं स्थिर अवस्था में, यानी कि आप स्थिर ही रहना चाहते हैं। लेकिन अचानक जब गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि आप स्थिर रहना चाहते हैं। मतलब जैसे आप पहले थे, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, इसी वजह से आप पीछे चले हैं। दूसरा अवस्था को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप गाड़ी चल रहा होता है, जब यदि आप बस के ऊपर बैठे होते हैं तो बैठने के क्रम में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं ब्रेक लगाना पड़ जाए, कहीं ठोकर रहे, तो यदि बस का जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गाड़ी के साथ गति में होते हैं। ठीक है, आपका शरीर जो है वो गति में होता है और जब ब्रेक लगाता है तो गाड़ी तो रुक जाता है, लेकिन आप गति में हैं तो गति में रहना चाहते हैं, इस वजह से आप जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो दोनों उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। यदि गाड़ी चल रही है तो आप आगे की ओर झुक जाओगे, यदि गाड़ी स्थिर है तो आप पीछे की ओर झुक जाओगे। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1/10 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 6वां नंबर, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो देखिए दलदली सड़कों पर फिसलने का मुख्य कारण होता है घर्षण। ठीक है, घर्षण की कमी की वजह से हम लोग दलदली सड़कों के ऊपर फिसल जाते हैं। घर्षण बल क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के अपोजिट लगने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वोल्टीय सेल होता है ना, जो आपका सोलर सेल होता है, वो सौर ऊर्जा को, यानी कि जो सोलर एनर्जी होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वोल्टीय सेल क्या करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव्यचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं दोस्तों। 4 ऑप्शंस, पास्कल का नियम, टॉर्सेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम। तो इसका राइट आंसर जो है वो पास्कल का नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है। तो क्रीम का अलग होने के पीछे कारण है अपकेंद्री बल। ठीक है, कौन सा कारण है, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो जेट
इंजन होता है ना, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रैखिक संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो आपको तो पता है ना कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले कितना है, 1/6 है। 12वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो कोई भी उपग्रह जो है वो पृथ्वी से छोड़ा जाता है, वो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी का जो सूचना है वो हमें देता है। और इसी की सहायता से आप टीवी देख पाते हो, टीवी में सिग्नल आ पाता है, रेडियो का यूज़ कर पाते हो, टेलीफोन का यूज़ कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। तो वर्षा का जो बूंद होता है वो गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। देखिए, कोई भी लिक्विड का, कोई भी द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वो ऐसा गुण है जिसके कारण से कोई भी लिक्विड अपना सरफेस, अपना क्षेत्रफल जो है वो कम करना चाहता है। इसका दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं कि जब आप नहाते हैं तो उस समय आपका बाल जो है वो चिपक जाता है, किसके कारण से, तो पृष्ठ तनाव के कारण से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। तो आर्किमिडीज जो है वो ग्रीस देश से संबंधित थे। आर्किमिडीज किस चीज़ का खोज करते हैं, तो वो उत्प्लावन बल का उत्प्लावन बल का खोज करते हैं। उत्प्लावन बल होता क्या है दोस्तों, तो आप जब कुआं के अंदर बाल्टी को डालते हैं तो जब तक आपका बाल्टी कुआं के अंदर होता है तब तक आप उसको खींचने में आपको आसानी महसूस होता है, लेकिन जैसे ही बाल्टी पानी से ऊपर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको उसे खींचने में थोड़ा सा कठिनाई होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बाल्टी कुआं के भीतर होता है तो पानी उसके ऊपर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। उत्प्लावन बल का खोज किसने किया, तो आर्किमिडीज के द्वारा इसका खोज किया जाता है। ठीक है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ जो है वो पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि पानी का स्तर जो है वो बढ़ेगा कि कम होगा, कि उतना ही रहेगा, कि पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो आप खुद ही कल्पना करो दोस्तों कि आप एक गिलास ले लो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालो, फिर बर्फ़ डाल दो। ठीक है, तो बर्फ़ जैसे ही पिघल जाएगा सूर्य की रोशनी के कारण, तो आपका जो ग्लास है उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा कि घटेगा कि कम होगा। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जितना आयतन पहले से बर्फ़ घेर रखा है उतना ही पिघल जाने के बाद भी रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उतना ही रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है वो न्यूटन के द्वारा किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या है, तो F = G कैपिटल M स्मॉल m बाय d²। ठीक है, ये आपका सार्वभौमिक नियम है। इसके अनुसार से क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल होता है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। यानी कि उनके जो द्रव्यमान होते हैं उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के एक पिंड का कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है। तो आपको पता है ना कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वही इसका सही मान होगा, जो कि 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, 9.8 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर कितना वाट होता है। तो 1 HP बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो न्यूटन जी ने क्या बताया, आपने कहानी तो सुना ही होगा कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे होता है तो अचानक सेब जो है वो नीचे की ओर गिरता है। न्यूटन को ऐसा एहसास होता है कि भाई ये सेब जो है वो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे की ओर ही क्यों आया। तो वहाँ से गुरुत्वाकर्षण का वो खोज करता है। हालांकि इस नियम को पहले ही कौन बता दिया था, तो ब्रह्मगुप्त जी ने पहले ही इस नियम को बता दिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। तो ऊष्मा का यूनिट कौन सा है, और यहाँ पे राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा जूल। ओम की बात करें तो ये प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है, एम्पियर धारा का ऐसा यूनिट है, वहीं वोल्ट जो है वो विभव का और विभवांतर का ऐसा ही यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा तापमान है फ्रेंड्स इनमें से कि जिस तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, C/5। ठीक है, C/5 = F-32/9। इस फार्मूला की सहायता से आप इजीली निकाल पाओगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर पाओगे और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे -40 डिग्री
-40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान है जिस पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का दोनों तापमान बराबर होता है। ये फार्मूला को नोट डाउन कर ले दोस्तों। यदि आपको सेल्सियस निकालना रहेगा तो फ़ारेनहाइट का मान यहाँ पे रख दीजिएगा, और यदि फ़ारेनहाइट आपको निकालना रहेगा तो सेल्सियस आपको दिया रहता है, तो ऐसी स्थिति में सेल्सियस का मान यहाँ पे आप रख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूछा है आपसे कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए आपको ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए छोड़ देता हूँ। फार्मूला फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, C/5 F-32 F-32/9। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेल्सियस की जगह पे 60 रख दीजिएगा, सेल्सियस की जगह पे 60 रख दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वहाँ से आप F का मान यानी फ़ारेनहाइट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंधा स्थल में जल का तापमान क्या होगा। तो देखिए किसी भी झील का पानी जो है वो जमने ही वाला है, तो इसके अंदर का जो तापमान होगा वो कितना होगा, तो अप्रॉक्स में 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान होगा। 24वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है वो पारा होता है। ठीक है, क्या होता है, पारा होता है। आपने थर्मामीटर देखा ही होगा, जब आपको बुखार लग जाता है तो थर्मामीटर की सहायता से आपका जो तापमान है वो चेकअप होता है, और थर्मामीटर के अंदर कौन सा लिक्विड भरा रहता है, तो वो पारा ही भरा होता है। अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण, संप्रेषण का मतलब होता है स्थानांतरण, ठीक है, उसका परिवर्तन। तो भाई आणविक संगठन के माध्यम से ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अधिक ज्वालक पैदा होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको मान लीजिए कि आप जल गए या फिर आप भाप के सामने अपने फेस को, चेहरा को या फिर अपने हाथ को आगे करते हैं, तो भाप से आपको ज़्यादा जलन महसूस होगा। गर्म हवा से थोड़ा सा कम जलन महसूस होगा, उबलता हुआ पानी से भी थोड़ा कम महसूस होगा, सूर्य की किरण से भी आपको कम होगा, लेकिन भाप से सबसे अधिक आपको जलन महसूस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सामान्यतः आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि अपने गाँव में अथवा गाँव में क्या होता है कि कभी क्या आपने तापमान देखा है 100 डिग्री सेल्सियस गाँव में आता है तापमान, नहीं ना, तो उससे कम तापमान पे भी नदी और तालाब का जो पानी होता है वो सूखने लगता है। तो क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे पानी का वाष्प के रूप में उड़ जाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पे जल का वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। संघनन का मतलब क्या होता है दोस्तों, संघनन का मतलब होता है कि ठोस के बूंदों का द्रव के रूप में गिरना। जैसे कि बादल तैरते तैरते जब भारी हो जाते हैं तो वो द्रव के बूंद के रूप में पृथ्वी के ऊपर आकर के गिर जाते हैं। तो वो ठोस अवस्था में बादल होते हैं, लेकिन जब वो भारी हो जाते हैं, तैर नहीं सकते हैं आकाश में, तो वो द्रव के रूप में नीचे आके गिर जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, संघनन। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बारिश किस माध्यम से होता है, तो संघनन विधि के द्वारा बारिश होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन के ऊपर आपका, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। 29वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। 30वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने की अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, देखिए बोला है कि ताप परिवर्तन, बिना किसी ताप परिवर्तन के पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वाष्पन हो जाएगा। ठीक है, द्रव से कहाँ परिवर्तित करना है, गैस में। तो वाष्पन विधि के द्वारा द्रव से गैस में परिवर्तित किया जाता है। वहीं फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन की बात करें तो कोई भी ठोस जो है वो द्रव अवस्था में बदले बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कपूर को आपने देखा ही होगा, कपूर को जलाते हैं तो वो ठोस अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातन विधि का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31वां नंबर, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल जो है वो ठंडा रहता है। तो फ्रेंड्स मिट्टी के घड़े में जो है वो वाष्पीकरण का कार्य होता रहता है, और इस कारण से वहाँ पे जो जल है वो ठंडा, आपको जल जो है वो ठंडा मिलता है। उसी तरह से यदि आप अपने हथेली पे पेट्रोल या फिर एसीटोन छिड़कते हैं तो आपके हाथ में ठंडक महसूस होता है, किसके कारण से, तो वाष्पीकरण के कारण से।
32वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, सीकर परवक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन जो है वो किस परिघटना का उपयोग करते हैं। तो जो चमगादड़ है दोस्तों अथवा डॉल्फिन है वो प्रतिध्वनि का प्रयोग करके अपने बाधाओं का पता करते हैं और ये भी पता करते हैं कि आसपास कोई परभक्षी तो नहीं है जो उनको खा जाएगा। ठीक है, प्रतिध्वनि के माध्यम से उनको ये पता चल जाता है कि भाई आसपास कोई खतरा तो नहीं है। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो ध्वनि की गति जो है वो ठोस में सबसे अधिकतम होती है। यहाँ पे ठोस सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो लोहा है। लोहा के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक है और इस वजह से लोहा के अंदर ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों का उत्पादित नहीं होता है। तो ध्रुवन जो है वो उत्पादित नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि तरंगे जो है वो प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न करते हैं, तो मुख्य रूप से जो है वो परावर्तन के कारण ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रतिध्वनि तो आपको समझ में आता होगा ना फ्रेंड्स, कि जो आवाज़ गूंजता है, आप जो बोलते हो बंद कमरे में तो आपका आवाज़ रिपीट होता है, वो किसके माध्यम से, परावर्तन के माध्यम से ये होता है। अगला प्रश्न है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। देखिए फ्रेंड्स 37वां नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि ये डॉपलर इफेक्ट का कार्य करता है। डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि भाई जैसे आप समझने का प्रयास कीजिए, कोई रेलगाड़ी जो है वो आपके जितना नज़दीक पहुँचते जाएगा वैसे ही उसका आवाज़ आपके कानों में तेज आता जाएगा। ठीक है, कौन से नियम के कारण से, तो डॉपलर प्रभाव के नियम से। अगला प्रश्न है दोस्तों 37वां नंबर, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी, तो लोहा में सबसे अधिक ध्वनि की गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है वो मैक्सवेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मैक्सवेल के द्वारा इसका खोज किया जाता है। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड जो है वो लगता है। अगला 40वां प्रश्न है कि पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में जब आप कोई छड़ी डुबाते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होता है, किस घटना के कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण से। आप ये भी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जब आप मछली पकड़ने कभी गए होंगे तो मछली अपनी स्थिति से थोड़ा सा आगे दिखती है, कौन सी घटना की वजह से, तो प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण से। 41वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में किसी संवृत्ति के कारण होता है। तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तालाब के अंदर यदि आप किसी पत्थर को रखते हो तो वो थोड़ा सा ऊपर मालूम पड़ता है, या फिर आप पानी के अंदर एक छड़ी को अथवा पेंसिल को डुबाते हो तो वो थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, पानी के अंदर यदि मछली होती है तो वो थोड़ा सा आगे महसूस होती है, आगे मालूम पड़ती है। प्रकाश के कौन सी घटना के कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। 43वां प्रश्न दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण से होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मुख्य रूप से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से सूर्य का रंग लाल होता है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी आपको फैलने वाली घटनाएं नज़र आती हैं, जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना, ये कौन सी घटना के कारण से होती है, तो आपको आंसर करना होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। 44वां प्रश्न है दोस्तों, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, लंबी दूरी को ये देख सकता है और उत्तल दर्पण के अंदर जो है वो इमेज छोटा बनता है, और जिसके कारण से जो ड्राइवर होता है उसको पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने में सहूलियत महसूस होती है। अगला प्रश्न है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना
चाहेंगे? तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनत है के बीच खड़ा कर दिया जाए तो उनके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो उनके 5 प्रतिबिंब जो है वो दिखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण के बीच में 60 डिग्री के कोण पे खड़ा कर दिया जाए तो कितने उसके प्रतिबिंब दिखेंगे दोस्तों? तो टोटल 5 प्रतिबिंब जो है वो दिखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 47वां नंबर, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो ये समानांतर किरण पुंज हैं। 48 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा जो है वो ज़्यादा सुविधाजनक महसूस होता है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। नेत्रदान में दाता की आंख, 50वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान जो है वो किया जाता है। ठीक है, आंख में मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, एक आपका कॉर्निया हो जाता है, एक परितारिका हो जाता है, एक पुतली होता है। आपके आंख में जो प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, प्रकाश की किरणों का जो मुख्य रूप से अपवर्तन होता है वो आपका कॉर्निया के माध्यम से होता है। परितारिका का कार्य पुतली का साइज को बड़ा अथवा छोटा करना होता है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, मतलब कितना मात्रा में प्रकाश आपके नेत्र में पहुंचना चाहिए ये डिसाइड कौन करता है? तो पुतली करता है। ठीक है, तो ये तीनों का कार्य आपको याद कर लेना है, कॉर्निया का, उसके बाद परितारिका का और पुतली का। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो देखिए, वो 10 मीटर से अधिक की दूरी को नहीं देख पा रहा है, यानी निकट के वस्तु को देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो वो कौन सा दोष से पीड़ित होगा? निकट दृष्टि दोष से। और निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश होता है मायोपिया। ठीक है, और वहीं फ्रेंड्स यदि कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो वो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित होगा, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो मायोपिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 52वां, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंग हो जाएगा। ठीक है, 53वां नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मुख्य रूप से अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? तो फोकल लेंथ की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण से जो इमेज है वो आपका जो रेटिना है उससे पहले बन जाता है और अवतल लेंस को लगा करके इसको सही किया जा सकता है। मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हो। अवतल लेंस के माध्यम से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 54वां, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को आपकी छाया जो है वो सबसे छोटी होती है। 55 नंबर प्रश्न है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अबिंदुकता में क्या होता है कि व्यक्ति को सब कुछ बिंदु बिंदु आकार का दिखाई देने लगता है। ठीक है, अबिंदुकता का मतलब ही होता है बिंदु, व्यक्ति को पूरा डॉट डॉट दिखाई देने लगता है। तो ऐसी स्थिति में इसका उपचार करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक जो है वो चांदी होता है। चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। 57 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक करंट का यानी विद्युत धारा का यूनिट जो है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर ऑप्शंस में नहीं आ पाया फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या कर लीजिएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और इसको किससे दर्शाते हैं? तो कैपिटल ए से दर्शाते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों। तो देखिए, ओम का नियम में क्या होता है? V=IR होता है। V=IR होता है। तो फ्रेंड्स ओम का नियम में यहाँ पे धारा और वोल्ट यानी विभव दोनों यहाँ पे परिभाषित होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो धारा और वोल्टता दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है?
तो जो आप बिजली का बल्ब में फिलामेंट देखते हैं फ्रेंड्स, वो टंगस्टन का बना होता है। यदि टंगस्टन की गलनांक की बात करें तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक का जो आविष्कार है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो यहाँ पे देखिए 65,000 केल्विन जो है वो ट्यूबलाइट के ऊपर अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। जो आपका परिपथ होता है उसमें से अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो है वो किससे बना होता है? तो वो सिलिकॉन का बना होता है। जनरली जो सेमीकंडक्टर है फ्रेंड्स वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 63वां, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसका आंसर जो है वो वायु प्रदूषक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 63 नंबर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो अतिचालक हो जाएगा। आप खुद समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी वायर के अंदर क्या होता है, मान लीजिए प्रतिरोध जो है उसका रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है तो उसमें धारा बहुत अधिक प्रवाहित होगा तो उसको अतिचालक कहा जाता है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। 67 नंबर क्वेश्चन, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? देखिए जो द्रव्यमान संख्या होता है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या यदि अलग अलग हो तो उसको समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग, जैसे कि हाइड्रोजन को आप ले लें तो इसका परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 है। फिर से परमाणु संख्या 1 ले लें, द्रव्यमान संख्या 2 ले लें, फिर परमाणु संख्या 1 ले लें, द्रव्यमान संख्या 3 ले लें, तो ये इसका समस्थानिक हो जाता है। इसका नाम प्रोटियम है, इसका ड्यूटेरियम है, इसका ट्रिटियम है। ठीक है, अगला प्रश्न 69वां की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिरकोनियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिरकोनियम। 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि। वहीं फ्रेंड्स यदि जीवाश्म की आयु का निर्धारण की बात करें तो वो कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। 71 नंबर प्रश्न है, कुलिस नालिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिस नालिका का उपयोग एक्स किरणें यानी एक्स रे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 72वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन जर्मेनियम जो है वो मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर ही है, अर्धचालक ही हैं। 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो सामान्यतः विद्युत को उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स स्क्रीन के ऊपर 74वां, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अतिचालकता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए बोला गया है तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? अतिचालकता हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 75वां, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। उत्प्लावन बल का भी खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था और इन्हीं के सिद्धांत के अनुसार से जो आपका जो नाव जहाज होता है
शिप होता है उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। 76 नंबर प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है वो राइट ब्रदर के द्वारा किया गया था। 77वां प्रश्न है दोस्तों, मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायी द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर है, डीप सर्कल है, हाइड्रोमीटर है, स्टेथोस्कोप है। तो स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 78 नंबर प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, SONAR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, साउंड नेविगेशन। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन को आप याद करें, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो है वो स्ट्रेबोस्कोप के माध्यम से मापी जाती है। 80 नंबर प्रश्न है, कुलिस नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें यानी एक्सरे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 81वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का उपयोग अति लघु यानी छोटे छोटे समय को मापने के लिए किया जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई जो है वो डायोप्टर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो द्रव्यमान है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो द्रव्यमान। 84 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर है? तो न्यूटन मीटर जो है वो बल की इकाई होती है। जैसे आपको बल का फॉर्मूला पता होगा, F बराबर क्या होता है? M/A होता है। और द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होता है? यहाँ पे द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि बल की बात करें तो द्रव्यमान का SI मात्रक न्यूटन होता है, और ये यानी त्वरण, और त्वरण का जो है वो मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ प्रश्न आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ना कि इसका न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, वैसे बल का CGS यूनिट जो है वो डाइन होता है, और SI यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री के कोण से। यदि आप किसी बॉल को फेंकना चाहें, यदि लंबी दूरी तक फेंकना चाहें तो 45 डिग्री के कोण पे फेंकिए, वो सबसे ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगा। 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपको मैंने फार्मूला भी बताया था, तो फार्मूला आप एक बार फिर से रिकॉल कर लें, C/5। ठीक है, C/5 F-32/9। ठीक है, F-32/9। इस फार्मूले के माध्यम से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो देखिए, केल्विन से आपको सेल्सियस में आना है तो आपको सिंपली 273 को घटा देना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? 273 को घटा देना होगा। केल्विन से यदि आपको सेल्सियस में जाना है तो 273 घटा देना होगा, और यदि आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ देना होगा। तो यहाँ पे केल्विन से सेल्सियस में जाना है, इस वजह से यहाँ पे 273 घटा दीजिए, तो इसका राइट आंसर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि वह 89 नंबर, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सोनार। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोनार। 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्वित ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहा जाता है। वाहनों 91 नंबर प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो कोई भी गाड़ी आप चलाते हो, कोई भी गाड़ी जो होता है उसका अग्रदीप के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहीं साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे फ्रेंड्स, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। वहीं यदि 60 डिग्री के कोण पे रखा जाए तो 5 प्रतिबिंब जो है वो बनेगा।
93 नंबर प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? ऑप्शन है आपके सामने, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ताल का रोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बोला है 1 मीटर से कम दूरी, यानी निकट की वस्तु को वो नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को वो देख पा रहा है। तो कौन से दोष से पीड़ित होगा? दूर दृष्टि दोष से वो पीड़ित होगा। ठीक है, किससे पीड़ित होगा? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति दूर की वस्तु को तो आसानी से देख पाता है, परंतु निकट की वस्तु को आसानी से देख नहीं पाता है। वहीं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को तो इजीली देख पाता है, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। 94 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? ऑप्शंस हैं सोडा कांच, पायरेक्स कांच, यहाँ पे जेना कांच और क्रुक्स कांच। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्रुक्स कांच हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम यहाँ से आपसे पूछा गया है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कांच। ठीक है, प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होती है? कांच में होती है। निर्वात में पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से इसका पुष्टि जो है वो किया जाता है। 97 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित आधातुओं में से कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सिलीनियम जो है वो विद्युत का मंद चालक नहीं है। 98 नंबर प्रश्न है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है वो दाब से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो धुलाई मशीन का या फिर घंटी का, पंखा का, सबका महत्वपूर्ण भाग ये है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपका फिजिक्स का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार से मैं आपको बायोलॉजी का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला हूँ और 100 आपका केमिस्ट्री का देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।